रिएक्शन अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल के साथ डिस्कस करें, तब उस केस में प्रोडक्ट में हम लोग को CH3 के साथ न्यूक्लियोफाइल मिलेगा और साथ ही साथ Br माइनस। तो इस केस में हम लोग जो रिएक्शन कंसिडर कर रहे थे, ऐसा बोल रहे थे सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जा रहा रिएक्शन में। ऐसा कुछ मेंशन भी किए थे कि CH3 वाले पार्ट के साथ Br का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल वाले पार्ट का बॉन्ड बन रहा है। SN2 ही रिएक्शन था बेसिकली। तो हम लोग रिएक्शन के बहुत ज्यादा ऐसे डिटेलिंग में तो नहीं जा रहे हैं, सीधा मैकेनिज्म के हिसाब से काम करते हैं। एक रिएक्शन तो बहुत ही एलिमेंट्री टाइप का है, हम लोग उसको मैकेनिज्म जानना है कि हम लोगों का अगर CH3 वाले पार्ट के साथ कोई लिविंग ग्रुप अटैच्ड है, बेसिकली हेलोजन लिविंग ग्रुप है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हेलोजन ही लिविंग ग्रुप हो केवल। तो इस केस में सिंपली हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा और उसी स्टेप में हम लोग का लिविंग ग्रुप वाला पार्ट हटेगा। मतलब अपने प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में CH3 वाले पार्ट के साथ हम लोग का न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा और लिविंग ग्रुप वाले पार्ट को हम लोग सेपरेट आउट कर रहे हैं। अपने रिएक्शन में सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक बार में हो रहा। अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन बोल सकते हैं अपने केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से, और यही रिएक्शन अपना या यही स्टेप अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, क्योंकि इसमें कुछ और है भी नहीं, ऑप्शन नहीं है। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यही हम लोग का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी निकल के आना चाहिए। बड़ा सिंपल सा स्टेप है, बट एक्चुअल में ऐसा मत समझना कि स्टेप इतना सिंपल है तो इसके बारे में कुछ जानना नहीं है। कुछ कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो मेरे हिसाब से बहुत ही मजेदार है, बहुत मजेदार है SN2 रिएक्शन अगर कंसिडर करें तो उसके हिसाब से। बट अदरवाइज इसमें मतलब सवाल अगर पूछा जाएगा तो उन पॉइंट्स को अगर हटा दे तो प्रोडक्ट बनाना बहुत ही इजी गोइंग चीज है, बहुत इजी गोइंग। जैसे हम लोग रिएक्शन में लिख रहे हैं ऐसा कि CH3 वाला पार्ट जो है उससे हम लोग के लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक हो रहा, इसलिए पार्शियल बॉन्ड, और न्यूक्लियोफाइल के साथ उसका बॉन्ड बन रहा है, इसलिए पार्शियल बॉन्ड। ये हम लोग का ट्रांजिशन स्टेट कंसिडर किया जाता है। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इस रिएक्शन या इस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हम लोग का रिएक्शन होगा। सबसे बेसिक सबसे एलिमेंट्री चीज कंसिडर कर सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेट पे भी एक डिस्कशन करेंगे हम लोग, ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर बहुत ही मेजर डिस्कशन होगा जो हम लोग ध्यान रखने का है। फिर उसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट जो हम लोगों को एक्स्ट्रा ध्यान रखने का है कि अगर हम लोग ये रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्शन वाले पार्ट में जो हम लोग का रेट लॉ का एक्सप्रेशन है, तो उस रेट लॉ के एक्सप्रेशन के हिसाब से हम लोग के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में टोटल 2 स्पीसीज लिख सकते हैं हम लोग कि रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ स्पीसीज या टू द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब जो हम लोग का CH3 के साथ लिविंग ग्रुप है, मतलब जिस पे रिएक्शन हो रहा है, बेसिकली इस चीज को हम लोग सबस्ट्रेट लिख सकते हैं कि हम लोग का जो सबस्ट्रेट है उसका कंसंट्रेशन। और क्योंकि उसमें न्यूक्लियोफाइल भी अवेलेबल है या फिर न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है अपने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं। मतलब सोचा जा सकता है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कांस्टेंट K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, पहला, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब हम लोगों का सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। और दूसरा हम लोग का सिंगल स्टेप रिएक्शन है, 2 स्पीसीज इन्वॉल्व है, इसका मतलब बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ये दोनों वर्ड आराम से कंसिडर कर सकते हैं, इसलिए इसको बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोला जाता है। SN2 में जो 2 वाला पार्ट है, ये 2 वाला पार्ट, ये 2 वाला पार्ट एक्चुअल में बाई मॉलिक्यूलर को ही रिप्रेजेंट करता है। SN तो मालूम है अपने को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बट ये 2 वाला पार्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट नहीं करता, बाई मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्युलरिटी वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिक चीज अपने रखता है, सिंपल स्टेप है, ज्यादा कुछ इसमें सोचने का नहीं है। अब इसमें मेन पार्ट यहाँ से शुरू होता है, 2-3 चीजें। पहला चीज तो ये कि हम लोग ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है। दूसरा चीज, जो रिएक्शन का स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो बहुत मैटर करेगा, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम लोग। तीसरा, उसके अलावा कुछ फैक्टर्स कि कहाँ कहाँ पर रिएक्शन नहीं होते, जैसे SN1 में था ये कंपाउंड रिएक्शन नहीं करता, ये कंपाउंड रिएक्शन नहीं करता, एग्जैक्टली उस टाइप से हम लोग यहाँ पे भी बात कर सकते हैं। पहला हम लोग का डिस्कशन ट्रांजिशन स्टेट पे चलेगा। कार्बन के ऊपर हम लोगों का जो हाइड्रोजन वाला पार्ट था, जिसे हम लोग जो रिएक्शन कर रहे थे CH3 वाले पार्ट के साथ लिविंग ग्रुप, और ऐसा बोल रहे थे लिविंग ग्रुप का बॉन्ड हटेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा। तो उस केस में जो हम लोग का 3 हाइड्रोजन है, वो 3 हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा, और उसके अलावा हम लोगों का लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक हो रहा और हम लोग का न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन रहा है। अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को कंसिडर करें हम लोग, तो इस पूरे स्ट्रक्चर में अब लोगों का जो शेप वाला पार्ट है, ये बड़ा यूनिक चीज है वैसे। जो शेप वाला पार्ट है, ये तीनों हाइड्रोजन एक प्लेन में है और दूसरा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो तुम लोगों को ये चीज मेरे हिसाब से याद होगा, ऐसा हम लोग डिस्कशन करते थे केमिकल बॉन्डिंग में। शेप वाला पार्ट हम लोग का
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्योंकि जब हम लोग शेप की बात करते हैं तो सारे एटम्स के रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से डिस्कशन चलता है कि हम लोग का रिलेटिव पोजीशन सारे एटम्स के हिसाब से क्या निकल के आ रखा, पहला चीज। एंड इसमें यूनिकनेस ये है कि शेप हम लोग का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन क्या कंसिडर करें? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में? sp3d। sp3d। बट यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट sp3 ना होकर के sp2 होता है, क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हम लोग के बॉन्ड के कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो केवल शेप के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। यहाँ पे दोनों पार्शियल बॉन्ड है, मतलब p ऑर्बिटल टाइप का स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए हम लोग उसको काउंट नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा, बट शेप ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, एक्चुअल में ट्रांजिशन स्टेट इमेजिनरी चीज है, तो किसी को नहीं मालूम कि शेप ऐसा होता है कि नहीं होता। बट जो हम लोग एक प्रोबेबिलिटी गेस कर सकते हैं कि हाँ भी ट्रांजिशन स्टेट अगर इस तरीके से जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यही शेप निकल के आएगा। तो अभी हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री में समझेंगे उस चीज को आराम से, तो मालूम पड़ेगा कि हम लोग का न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच करने का तरीका क्या हो सकता है। तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कमेंट ध्यान रखना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बट शेप विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये स्टेटमेंट याद रखना बहुत ही मस्ट है, इसको हम लोग यूज करेंगे अपने एक रिएक्टिविटी के छोटे से कंसिडरेशन में। सवाल आ चुका है एक बार, जेईई एडवांस में भी सवाल आ चुका है इसके ऊपर, तो वहां पे हम लोग इस फैक्टर को कंसिडर करेंगे जो अपने को ध्यान रखना है। इनफैक्ट अगर तुम लोग नोट्स कॉपी उठा के देखेगा तो सबसे लास्ट पेज जो पहला नोट्स कॉपी है उसके सबसे लास्ट पेज में रिएक्शन दे रखा होगा या फिर ये क्वेश्चन दे रखा होगा, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताओ, करेंगे उस चीज का डिस्कशन। बट इसमें एक और मेजर पार्ट है जो हम मेंशन कर सकते हैं। अगर ऊपर वाले रिएक्शन के हिसाब से चले तो हम लोग का न्यूक्लियोफाइल निगेटिव चार्ज है और उसके बाद प्रोडक्ट में लिविंग ग्रुप निगेटिव चार्ज है। तो पहले हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल निगेटिवली चार्ज था, फिर उसका न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल हो गया। पहले लिविंग ग्रुप न्यूट्रल था और उसके बाद लिविंग ग्रुप निगेटिवली चार्ज हो गया। तो बेसिकली हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि शुरू में न्यूक्लियोफाइल निगेटिवली चार्ज था, बट धीरे धीरे निगेटिव चार्ज गायब हो रहा है, तो इंटरमीडिएट पोजिशन में पार्शियल निगेटिव चार्ज। शुरू में लिविंग ग्रुप वाला पार्ट जीरो चार्ज था, बट टाइम के साथ निगेटिवली चार्ज हो गया, मतलब यहाँ भी पार्शियली निगेटिव चार्ज। तो पूरा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो ओवरऑल स्ट्रक्चर हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, जो ट्रांजिशन स्टेट वाला पार्ट है ये हम लोगों का नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है। ये वर्ड भी थोड़ा ध्यान रखना, ये हम लोगों के क्वेश्चन में काम आएगा। जो रिएक्टिविटी का कंसिडरेशन है वहां पे हम लोग इस चीज को भी कंसिडर करेंगे, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, ये वर्ड अपने को ध्यान रखने का है। पहला चीज हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा चीज उसका शेप, तीसरा वैसे शेप का अपने को ज्यादा मतलब नहीं है बट हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है, और तीसरा चीज हम लोग का नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है। ये नीचे के दो पार्ट को हम लोग अपने रिएक्टिविटी में कंसिडर करेंगे, इसको ध्यान रखने का है। बाकी इसके बाद हम लोगों का जो सेकेंड पार्ट होगा जो कंसिडर करना ज्यादा बेटर है वो हम लोग के स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट है। ऑल्दो क्योंकि हम लोग SN1 सीख चुके हैं तो यहाँ पे सीखना बहुत मुश्किल नहीं होगा, बट इसके स्टीरियो केमिस्ट्री वाले पार्ट को हम लोग जब एक्सप्लेन करते हैं तो थोड़ा यूनिक स्ट्रक्चर है, काफी यूनिकनेस है। बेसिकली ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हम लोग का टेट्राहेड्रल शेप है, इसमें मान लो कार्बन दे रखा, कार्बन के साथ लिविंग ग्रुप है, तो इसके अलावा जो बाकी बचा हुआ बॉन्ड है अगर उसको हम लोग रिप्रेजेंट करें तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर निकल के आएगा। इन लोगों को बाकी बचे हुए बॉन्ड में मान लो यहाँ पे कार्बन चेन है, उसके अलावा एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे मान लेते दूसरा कार्बन चेन है, और एक कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड तो हम बता ही चुके हैं। तो इस केस में हम लोगों का ये पूरा स्ट्रक्चर जो टेट्राहेड्रल शेप है, ये टेट्राहेड्रल शेप में ये नीचे का जो 3 एटम होगा ये मिलकर के एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा। एंड बेसिकली स्टीरियो केमिस्ट्री में अपने को ध्यान ये रखना होता है कि हम लोगों का जो लिविंग ग्रुप वाला पार्ट है, सॉरी हम लोग का जो न्यूक्लियोफाइल है, nucleophile attacks in the anti-bonding molecular orbital of carbon leaving group bond, that is backside attack takes place। जो हम लोग का कार्बन लिविंग ग्रुप का बॉन्ड है उसके एंटी बॉन्डिंग में हम लोग का इलेक्ट्रॉन, मतलब एंटी बॉन्डिंग वाले पार्ट में हम लोग का लिविंग ग्रुप वाला पार्ट, सॉरी न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट अपना इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करता है। तो कार्बन का बॉन्डिंग वाला पार्ट जैसे हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल इस टाइप से ही डिनोट करते हैं, तो एक तरफ लिविंग ग्रुप है तो ये कार्बन का बॉन्डिंग वाला साइड हो गया, कार्बन लिविंग ग्रुप का एंटी बॉन्डिंग इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग का जो न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट है वो न्यूक्लियोफाइल
आराम से इस कार्बन लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड जहां पे उसको एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिलेगा, और इस स्ट्रक्चर को समझना ढंग से थोड़ा, क्योंकि जब हम लोग एलिमिनेशन डिस्कस करेंगे तो E2 एलिमिनेशन में भी ये पॉइंट बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो इस केस में जो न्यूक्लियोफाइल है वो एंटी बॉन्डिंग में अपना इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेगा, फिर धीरे धीरे सारा का सारा जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर है वो उल्टा शिफ्ट होना शुरू होगा। मतलब हम लोग का दूसरे साइड में बॉन्डिंग शिफ्ट हो जाएगा और एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट लिविंग ग्रुप के साइड शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्ट्रॉन्गर अप्रोच शो कर सकता है बॉन्ड बनाने के लिए। तो पूरा का पूरा सिस्टम अपने बॉन्डिंग ऑर्बिटल को दूसरे साइड शिफ्ट करने की कोशिश करता है। तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन लिविंग ग्रुप के बॉन्ड के अपोजिट डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। मतलब बेसिकली इस ट्रायंगल के, जो यहाँ पे हम ट्रायंगल तुम लोग को मेंशन किए, इस ट्रायंगल वाले पार्ट के बीच से अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है कार्बन के ऊपर। तो बैक साइड अटैक है एक, तो ये पॉइंट जो अपने को ध्यान रखना है। इसमें होगा क्या कि हम लोग अम्ब्रेला इन्वर्जन टाइप का चीज कंसिडर कर सकते हैं, अमाइन इन्वर्जन। इस पूरे स्ट्रक्चर में कार्बन वाले पार्ट का जो तीनों बॉन्ड है, एक R वाला ग्रुप, दूसरा जो सॉलिड पे हम लोग का हाइड्रोजन है, हम लोग का R2 ग्रुप है, ये सारा का सारा पार्ट प्लानर होगा, जैसे हम लोग का अम्ब्रेला इन्वर्जन हो रहा था। क्योंकि अम्ब्रेला इन्वर्जन में बस ये था कि लोन पेयर ऊपर से नीचे जा रहा था, यहाँ पे लोन पेयर ऊपर से नीचे नहीं जा रहा, एक तरफ का बॉन्ड हट के दूसरी तरफ से बॉन्ड आ रहा है। तो उस केस में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो पहले टेढ़ा था, ये पूरा स्ट्रक्चर पहले अपने आप को फ्लैट कन्वर्ट करेगा, बिल्कुल प्लेनर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा और लिविंग ग्रुप वाला पार्ट हटने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद हम लोगों का जब लिविंग ग्रुप हट जाएगा तो हम लोग का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा। ये कार्बन के साथ जो कार्बन चेन का बॉन्ड था जैसा है वैसे ही रह गया, जो सॉलिड वाला ग्रुप है वो जैसा है वैसे ही रह गया, जो डैश्ड वाला ग्रुप है वो जैसा है ऑलमोस्ट डैश पोजीशन पे रहेगा जैसे अमाइन इन्वर्जन में हुआ था। बस एक डिफरेंस कि हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा और दूसरे साइड से अटैच होगा। मतलब जिस साइड में बेसिकली हम लोगों का लिविंग ग्रुप है उसके अपोजिट साइड से हम लोग का न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट अटैच होगा, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को अगर कंसिडर करें हम लोग तो एक छोटा सा पार्ट हम लोग को देखने को मिल जाएगा। बट इसमें दो स्टेटमेंट्स है, इन दोनों स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एक मिनट, इसमें एक्चुअल में दूसरे स्टेटमेंट के ऊपर जो सवाल होता है ना उसको लोग कंसिडर नहीं करते हैं, बट मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पूरे स्ट्रक्चर में हम लोगों का ऐसा कुछ है, बेसिकली हम लोग का जो लिविंग ग्रुप है, अगर वो लिविंग ग्रुप के जगह पे हम लोग न्यूक्लियोफाइल डाल दें, मान लेते हैं कि यहाँ न्यूक्लियोफाइल होता, तो एग्जैक्टली मिरर इमेज दिख रहा है स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोफाइल मिरर इमेज है, कार्बन मिरर इमेज है, कार्बन का नॉर्मल लाइन पे कार्बन चेन मिरर इमेज है, हाइड्रोजन का सॉलिड पे सॉलिड मिरर इमेज है, और R2 का डैश पे डैश मिरर इमेज है। इसका मतलब ये पूरा कंपाउंड अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होता, ठीक है, यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल होता तो पूरा कंपाउंड एक दूसरे का इनैंशोमर होता। इनैंशोमर होने का मतलब अगर पहले में R कन्फिग्रेशन है तो दूसरे में S कन्फिग्रेशन होता। बट एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल तो है नहीं, हम लोग का यहाँ पे लिविंग ग्रुप है। तो लिविंग ग्रुप होने का मतलब ये हो गया ना यार कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही अलग है। लिविंग ग्रुप इज अ डिफरेंट कंपाउंड, ये डिफरेंट ग्रुप, और न्यूक्लियोफाइल इज अ डिफरेंट ग्रुप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है तो आइसोमर का डेफिनेशन कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तभी आइसोमर की बात करेंगे, मतलब इनैंशोमर की बात नहीं कर सकते हम लोग। तो कोई रिलेशन नहीं है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट हैव एनी रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन एक रिलेशन है कि जो हम लोग का लिविंग ग्रुप है वो उस साइड अटैच हुआ, या फिर जो न्यूक्लियोफाइल है वो उस साइड अटैच हुआ जो लिविंग ग्रुप के बिल्कुल अपोजिट साइड में आना चाहिए, और पूरे स्ट्रक्चर को बिल्कुल इन्वर्ट कर देगा। ऑलमोस्ट इस टाइप का अटैचमेंट हुआ है। तो एक चीज बस हम लोग यहाँ कमेंट कर सकते हैं कि अगर रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन R है तो प्रोडक्ट में कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को S मिलेगा, क्योंकि अमाइन इन्वर्जन टाइप का चीज पूरा स्ट्रक्चर इन्वर्ट हो रहा है, इन्वर्जन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट हैव एनी रिलेशन, बट दोनों के केस में बस ये चीज बोल सकते हैं कि इन्वर्जन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है अगर हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट जो अपने को ध्यान रखना है, ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन inversion product is formed, inversion product is formed, क्योंकि हम लोग का बैक साइड अटैक हो रहा है तो ये होना ही होना है। बट रिएक्टेंट का कन्फिग्रेशन आर है तो प्रोडक्ट का एस होगा, इसमें दिक्कत नहीं है। बट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में कोई रिलेशन नहीं है, ये मत समझ लेना कि दोनों इनैंशोमर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है, कोई रिलेशन नहीं है।
ये चीज को ध्यान रखना ही रखना है। ये क्वेश्चन हम देते हैं, हम हमेशा एक एग्जाम में देते हैं, बट हमेशा लोग गलत करते हैं, क्योंकि उनको ध्यान नहीं रहता, वो हमेशा आर से इसको रिलेट करके काम कर लेते हैं। बाकी एक पॉइंट फिक्स्ड है, जिस कार्बन पे रिएक्शन होगा, ये बहुत फिक्स्ड पॉइंट है, जिस कार्बन पे रिएक्शन होगा केवल उस पे कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट होगा, बाकी पे कोई छेड़छाड़ नहीं। इस चीज को ध्यान रखना है, जिस कार्बन पे रिएक्शन होगा केवल उस पे ही हम लोग का कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन होगा। इस छोटे से पॉइंट को ध्यान रखना है। बट इसमें एक और पॉइंट है डिस्कशन का जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के अलावा। ये स्टीरियो केमिस्ट्री तो है ही, बट क्योंकि बैक साइड अटैक हो रहा है तो एक बहुत मेजर चीज होता है जो हम लोग यहाँ कंसिडर कर, बहुत मेजर चीज जो अपने को ध्यान रखना भी होता है, एक्चुअल में ध्यान रखना होता है कि अगर मान लो हम लोग इस पूरे स्ट्रक्चर में बैक साइड अटैक कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो हम लोग का कार्बन चेन है, ये ग्रुप जो हाइड्रोजन है और ये R2 ग्रुप, ये ग्रुप का भी कुछ ना कुछ साइज होगा। चलो हाइड्रोजन का तो वो छोटा साइज होगा, बट बाकी ग्रुप का तो साइज होगा। अगर इस हाइड्रोजन की जगह पे हम कोई कार्बन चेन डाल दे R3, तो ये भी बड़ा साइज का होगा ग्रुप। तो प्रॉब्लम ये होगा कि ये तीनों ग्रुप्स इतने बड़े हैं कि वो अपने बीच से जाने के लिए न्यूक्लियोफाइल को स्पेस नहीं देंगे। तो ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि बैक साइड अटैक हो रहा है, तो उस केस में कार्बन के ऊपर जो तीनों ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, ये तीनों ग्रुप्स न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच को हिंडर करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को जाने से रोकने की कोशिश करेंगे। न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच हिंडर हो रहा है, स्टेरिक क्राउडिंग बोल दो या स्टेरिक हिंड्रेंस वर्ड यूज कर लो। ये कार्बन चेन अपने साइज के वजह से न्यूक्लियोफाइल के पैसेज को थोड़ा रोक रहा है, मतलब साइज की वजह से हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। जैसे ऐसा समझ लो, मान लो देखा ना कभी इंडियन रेलवे में से ट्रेन आके रुकता है, लोकल ट्रेन, तो छोटा सा गेट है, सब उसी में से आना जाना शुरू कर देता है, तो एक भी आदमी हिल डुल नहीं पाता है, ना आदमी निकल पाता है, जा पाता है, इफेक्टिवली कोई काम नहीं हो पाता। तो होता क्या है कि चार ग्रुप ऐसे, चार लोग एक ही बार में निकलने लग गए तो हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है, कोई पास नहीं हो सकता वहां से। सेम चीज यहाँ पे है कि हम लोगों का कार्बन के ऊपर जो ग्रुप्स प्रेजेंट है वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। अब जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम ये आएगा कि न्यूक्लियोफाइल फिर अंदर अप्रोच नहीं कर पाएगा। न्यूक्लियोफाइल जितना इजीली या जितना जल्दी अप्रोच करेगा उतना जल्दी हम लोग का रिएक्शन होगा। बट अगर हम लोग का स्टेरिक हिंड्रेंस है तो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच नहीं कर पाएगा। अगर न्यूक्लियोफाइल अप्रोच नहीं कर पाया तो हम लोग का रिएक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो बड़ा एक छोटा सा स्टेटमेंट है जो हम लोग इस स्टेटमेंट को अपने फैक्टर्स वाले पार्ट में कंसिडर करें तो ज्यादा बेटर है। हम लोग का फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन वाला पार्ट ऐसा लिख लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2। इसमें मतलब दो तीन चीजें हैं, मतलब दो तीन चीजें क्या, चार पांच चीजें जो हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो हम लिखे थे रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब ये है कि हम लोगों का सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ये हर जगह वैलिड है। रिएक्टेंट बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। बट इसमें एक चीज है जो मैटर करेगा, ये फैक्टर, ये समझने की कोशिश करना। SN1 में न्यूक्लियोफाइल नहीं था, यहाँ पे है। इसका मतलब अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल का अमाउंट बढ़ाते हैं तो उस केस में SN2 प्रेफरेबली बढ़ना शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल का जितना अमाउंट बढ़ाएंगे, SN1 SN2 दोनों पैरेलल में होते रहता है, बट अगर हम लोग के पास न्यूक्लियोफाइल का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, उसमें भी कमेंट आएगा, भी करेंगे डिस्कशन, बट स्टिल न्यूक्लियोफाइल का अमाउंट अगर बढ़ाते जाएंगे तो SN2 ज्यादा प्रेफरेबली होना शुरू होगा। SN1 SN2 दोनों हो रहा है, बट ज्यादा अमाउंट में फिर हम लोग का SN2 होना शुरू हो जाएगा, पहला फैक्टर। दूसरा, न्यूक्लियोफाइल अगर प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ के ऊपर भी सब कुछ डिपेंड कर रहा है। ऐसा लिख सकते हैं, हायर रेट ऑफ या सॉरी हायर न्यूक्लियोफिलिसिटी, हायर रेट ऑफ SN2। जितना स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल रेट ऑफ रिएक्शन में प्रेजेंट है, मतलब न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। जितना स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल उतना ज्यादा रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। ये छोटा सा पॉइंट अपने को ध्यान रखने का है। तीसरा पॉइंट जो हम लोग SN2 है कि हम लोग का स्टेप क्या था कि भाई हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, लिविंग ग्रुप की तरफ जाएगा, लिविंग ग्रुप को हटाएगा और उसके जगह पे आ जाएगा। तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि लिविंग ग्रुप जितना अच्छा है उतना जल्दी हटने की टेंडेंसी में होगा, न्यूक्लियोफाइल उतना जल्दी ऐड होगा, उतना तेजी से रिएक्शन होगा। अदर वे अराउंड है, न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच की जगह लिविंग ग्रुप के हटने के सेंस में बात कर लें, जितना जल्दी लिविंग उतना जल्दी न्यूक्लियोफाइल वहां पे जाएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं, हायर लिविंग ग्रुप एबिलिटी
इसका मतलब हायर रेट ऑफ SN2। जितना लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होगा, रेट ऑफ SN2 उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा। बड़ा सिंपल सा बेसिक रूल है, और इस बेसिक रूल पे हमेशा ही चीजें डिपेंड करेंगे। SN2 सेम चीज है, SN1 सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं। SN1 में भी यही था, जितना जल्दी लिविंग ग्रुप हटेगा कार्बोकेटायन उतना जल्दी बनेगा, और जितना जल्दी कार्बोकेटायन बनेगा उतना तेजी से रिएक्शन होगा। सेम चीज यहाँ पे भी है। चौथा फैक्टर जो हम लोग बोल रहे थे, हायर स्टेरिक हिंड्रेंस एट कार्बन, इसका मतलब लोअर रेट ऑफ SN2। जिस कार्बन पे रिएक्शन होना है उस पे जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना प्रॉब्लम है। इसका मतलब कार्बन लिविंग ग्रुप वाले पार्ट पे जितना हाइड्रोजन हो उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अगर उसमें हम लोग एक हाइड्रोजन को हटा के एक कार्बन चेन डाल देते हैं RCH2 के साथ लिविंग ग्रुप, मतलब 1 डिग्री वाला पार्ट, तो 1 डिग्री हम लोग अल्काइल हैलाइड ले ले अभी के लिए तो ज्यादा बेटर है। अल्काइल हैलाइड के सेंस में हम लोग नॉर्मली कंपैरिजन करते हैं 1 डिग्री हैलाइड। तो उस केस में एक कार्बन चेन आया, स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा बढ़ाएगा। अगर हम लोग 2 कार्बन चेन डाल दें तब उस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस और ज्यादा बढ़ेगा। फिर अगर हम लोग 3 कार्बन चेन डाल दें तब उस केस में हम लोग का स्टेरिक हिंड्रेंस वाला पार्ट सबसे मैक्सिमम होगा। इस केस में हम लोग का रिएक्टिविटी सबसे लोएस्ट होगा। तो मिथाइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और 3 डिग्री कार्बन सबसे लेस रिएक्टिव होगा। इनफैक्ट 3 डिग्री कार्बन पे प्रेफरेबली रिएक्शन नहीं होता है, करा सकते हैं बट इतना माइन्यूट अमाउंट में होता है कि उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। 3 डिग्री वाले पार्ट पे हम लोग का नॉर्मली रिएक्शन नहीं होगा। एंड हम लोग अगर लिविंग ग्रुप एबिलिटी के हिसाब से बात करें तो RI, RBr, RCl एंड RF, इन सब में I माइनस सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है, फिर Br माइनस है, फिर उसके बाद Cl माइनस है, फिर उसके बाद फ्लोरीन है। ये हम लोग के रिएक्टिविटी का 2 ऑर्डर है जो अपने को ध्यान रखना है। बट क्योंकि इतना बेसिक ऑर्डर है तो ये याद रहता ही रहता है। ये सब स्कूल के एग्जाम में पूछने के लिए कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ, इतना बेसिक है कि याद रहेगा। इनफैक्ट नीचे वाला ऑर्डर SN1, SN2, E1, E2 सब जगह रहेगा। नीचे वाले ऑर्डर में तो कुछ सोचने का ही नहीं है, नीचे वाला ऑर्डर तो हर जगह ही सेम है, कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला पार्ट थोड़ा चेंज हो गया। हम लोग जब SN1 पढ़ रहे थे तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव था क्योंकि कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल था। फिर 1 डिग्री और सबसे लास्ट में मिथाइल हैलाइड। यहाँ पे हम लोग उल्टा कंसिडर करके चल रहे हैं। फिर उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट आएगा, ये बहुत मजेदार पॉइंट है, न्यूक्लियोफिलिसिटी। कौन से मीडियम में न्यूक्लियोफाइल सबसे मैक्सिमम कैपेबिलिटी शो करता है, ये हम एक्सप्लेन किए थे तुम लोग को। न्यूक्लियोफिलिसिटी वो करते वक्त, एक्सप्लेन करते वक्त बहुत अच्छे से सॉल्वेंट का रोल हम एक्सप्लेन किए थे। कौन से मीडियम में न्यूक्लियोफाइल अपना मैक्सिमम कैलिबर शो करता है, मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करता है? बताओ भाई, किसी को याद नहीं है? सर पोलर एप्रोटिक में। क्यों ऐसा करता था? सर वहां पे चार्जेस नहीं रहता तो वो पूरा अच्छे से रिएक्ट कर पाता। चार्जेस नहीं रहता, चार्जेस तो रहता ही है, चार्जेस तो एकदम रहता है। नहीं, जैसे पोलर मतलब पोलर प्रोटिक में H+OH- ऐसे करके चार्जेस आ जाता है ना, तो जो वो न्यूक्लियो फाइल रहता है उसको अट्रैक्ट कर लेता था, तो उसका थोड़ा कम हो जाता है फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी। गधा। बाकी लोग, ऋषभ, दिताम्रा? पोलर प्रोटिक मीडियम कटायन अनायन दोनों का सॉल्वेशन करता है। सॉल्वेशन हुआ तो न्यूक्लियोफाइल का दूसरे जगह से इंट्रैक्शन घट जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगा। पोलर एप्रोटिक मीडियम कटायन का सॉल्वेशन करता था, अनायन का सॉल्वेशन नहीं करता था। अनायन फ्री होता है, अगर अनायन फ्री है तो अपने मैक्सिमम कैलिबर के साथ रिएक्शन करेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि हम लोगों का अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी तो उसमें 2 चीजें हो सकती हैं। न्यूक्लियोफाइल अलग अलग हो गया, 2 अलग अलग न्यूक्लियोफाइल्स है, एक ये चीज हो गया। और दूसरा, हम लोग का न्यूक्लियोफाइल तो सेम रहा, मीडियम कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम लोग का पोलर एप्रोटिक मीडियम है तो इस केस में हम लोग का न्यूक्लियोफाइल अपना बेस्ट कैपेबिलिटी शो करेगा। साथ ही साथ कटायन अनायन बनने का फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब जो बॉन्ड का क्लीवेज है, जो बॉन्ड का ब्रेकिंग है वो पॉसिबल नहीं है। तो पोलर एप्रोटिक मीडियम में
SN1 फेवरेबल नहीं है और न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, तो SN2 फेवर हो जाता है। जैसा लिख सकते हैं हम लोग, फेवर्स SN2 रिएक्शन। ये एक छोटा सा पॉइंट अपने को ध्यान रखने का है, जो कि हम लोग SN1 में पोलर प्रोटिक मीडियम था। बाकी और तो कोई फैक्टर मेरे हिसाब से नहीं है। न्यूक्लियोफिलिसिटी बता दिया, लिविंग ग्रुपेबिलिटी बता दिया, स्टेरिक हिंडनेस बता दिया, पोलर प्रोटिक मीडियम वाला पार्ट बता दिया। ठीक है, ये कुछ बेसिक पार्ट थे जो अपने को ध्यान रखने हैं कि यहाँ पे हम लोग का रेट ऑफ SN2 इस तरीके से वेरी कर सकता है। बाकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोग जब डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग के पास एक लास्ट पार्ट बचा है जो ध्यान रखने का अपने को। द फॉलोइंग कंपाउंड्स, जैसे SN1 में था वैसे E1 E2 में नहीं आएगा, बट SN1 SN2 में बस ध्यान रखने का है। द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट गिव SN2 रिएक्शन। ये सब SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं, और हर एक का रीजन याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे पर्सपेक्टिव से। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि SN2 कौन नहीं दे रहा, वो तो है ही, क्यों नहीं दे रहा ये मैटर करता है। जिसमें सबसे पहला हम लोग कंसिडर कर सकते हैं टर्शरी ब्यूटाइल, या फिर सबसे पहले यही ले लेते हैं, विनाइल हैलाइड। नाम तो मालूम होगा ही, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, बट पहले का रीजन कुछ और था, यहाँ का रीजन कुछ और होगा। और दूसरा हम लोग का अराइल हैलाइड, बेंजीन के ऊपर हेलोजन, विनाइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। बताओ भाई, इन दोनों में रिएक्शन क्यों नहीं होगा? दोनों का सेम रीजन है, क्यों नहीं होगा? बता सकता है कोई? सर रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस हो रहा है, तो ऐसा लिख सकते हैं, कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। एक ये रीजन है, बट ये एक रीजन है जो तुमको स्कूल में लिखना है। मेरे हिसाब से हम दूसरा रीजन ज्यादा प्रेफर करेंगे। और कोई रीजन कोई बता सकता है? कुछ हो सकता है? सर ऐसा हो सकता है कि जब न्यूक्लियोफाइल उस पे अटैक करेगा तो वो पीछे से करेगा, और यहाँ पे पाई बॉन्ड और वो बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, तो वो नहीं हो पाएगा। पाई बॉन्ड hinders the approach of न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि हम लोग का जो एक्चुअल में बैक साइड अटैक से मतलब नहीं है। और प्रॉब्लम ये है, जैसे मान लो बेंजीन है, तो अपने को मालूम है प्लानर स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, इसका एंटी बॉन्डिंग आया, और ऊपर पाई बॉन्ड है, नीचे पाई बॉन्ड है, तो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कहाँ से करेगा? इस साइड से तो कर नहीं सकता, ऊपर से उसको पाई बॉन्ड से रिपल्शन मिल रहा, नीचे से पाई इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन मिल रहा, तो इस केस में एंटी बॉन्डिंग वाले पार्ट के पास अप्रोच ही मुश्किल है, जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं हो पाएगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक फैक्टर है, बट स्टिल मेन फैक्टर हम लोग का दूसरा रहेगा जो अपने को ध्यान रखने का है। उसके अलावा तीसरा कंपाउंड, इस कंपाउंड में रिएक्शन क्यों नहीं हो सकता? ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल। एक तो पहला रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस, न्यूक्लियोफाइल किधर से अप्रोच करेगा? इसके ऊपर एम एस ने बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, कि अगर ब्रिज हेड वाले एटम्स, ऐसा 2-3 स्ट्रक्चर दे रखा है, अगर ये SN2 करते हैं तो सबसे ज्यादा SN2 का रेट किस में होगा? ऑल्दो ये करता नहीं है, बट एक इमेजिनरी सिचुएशन है कि अगर ये करता है SN2 तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किस में होता? बहुत मजेदार सवाल है। बट दूसरा हम लोग बोले थे क्या कि हाइब्रिडाइजेशन हम लोग sp2 होगा, प्लानर स्ट्रक्चर, जब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा तो प्लानर स्ट्रक्चर बनेगा। ब्रेड्स रूल के हिसाब से ब्रिज हेड एटम कभी भी प्लानर नहीं हो सकता। इसका मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वायलेशन ऑफ ब्रेड्स रूल इन ट्रांजिशन स्टेट, इसलिए हम लोग का यहाँ पे काम खराब होगा। पहला चीज ये दोनों बहुत बेसिक है जो अपने को ध्यान रखने का है, बट उसके बाद मेन पार्ट आना शुरू होता है। हैलाइड, टर्ट ब्यूटाइल हैलाइड, ये हम लोग को याद रखना मस्ट है। हम बोले भी थे कि 3 डिग्री कार्बन पे तो रिएक्शन में नहीं होता। टर्ट ब्यूटाइल हैलाइड का मतलब हो गया एक कार्बन के ऊपर 3 कार्बन, उस पर हेलोजन, इसमें रिएक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो एक तो हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस रख सकते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस ये बहुत बड़ा फैक्टर है, बट दूसरा फैक्टर हम डिस्कस करेंगे बाद में। पहले हम 5 नंबर की बात करते हैं, नियोपेंटाइल हैलाइड।
कोई इसमें गेस करके देखना, वैसे गेस नहीं कर पाएंगे, तुम लोग के बस की बात नहीं हो पाएगी, तुम्हारी गलती नहीं है, एक्चुअली तुम्हारी गलती नहीं है, ये कुछ यूनिक कंसेप्ट है, इसको नियोपेंटाइल हैलाइड बोलेंगे हम लोग। इस केस में भी रिएक्शन नहीं होता, बट इसमें तो कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा? होना चाहिए था रिएक्शन, बट इसमें भी रिएक्शन नहीं होता। और इनफैक्ट इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर नहीं है, शुरू में स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर नहीं है, बट यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट से रिलेशन अपना, ट्रांजिशन स्टेट इज वेरी अनस्टेबल ड्यू टू हाई स्टेरिक क्राउडिंग। जो ट्रांजिशन स्टेट वाला पार्ट है वो बहुत अनस्टेबल है स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से। उसको ऐसा समझ सकते हैं कि कार्बन के ऊपर जब हम लोग का लिविंग ग्रुप हटेगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो तो अपने जगह पे है, उसके अलावा हम लोग का 2 हाइड्रोजन है, वो भी ठीक है, बट उसके बाद जो हम लोग का ग्रुप है कार्बन चेन का, ये ग्रुप बहुत बड़ा रिपल्शन क्रिएट करता है, और इस रिपल्शन की वजह से हम लोग का पूरा ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम बनाए, एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम भी बताना था तो बता ही नहीं हम, चलो मान लो अगर हम लोग एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम बनाए, तो एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम वाले पार्ट में हम लोग का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर कंसिडर करें तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि हम लोग का आर के साथ हेलोजन है, न्यूक्लियोफाइल में हम लोग OH माइनस ले ले, प्रोडक्ट में ROH बनेगा, तभी रिएक्शन अपने आप से बन रहा है। बॉन्ड तभी ब्रेक होगा जब दूसरा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहा है। तो रिएक्टेंट लेस स्टेबल है, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, ऐसा हम लोग आराम से मेंशन कर लिया। उसके बाद हम लोग एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोडक्ट में चले गए। प्रॉब्लम यह है कि अगर ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होगा तो ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। एनर्जी गैप हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे अगर हम लोग हीटिंग नहीं करें तब। जब तक हीटिंग नहीं करेंगे तब तक एनर्जी गैप कवर नहीं होगा, और हीटिंग करेंगे तो हम लोग का रिएक्शन SN2 की जगह पे एलिमिनेशन होना शुरू हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि ट्रांजिशन स्टेट में स्टेरिक क्राउडिंग के वजह से हम लोग का ट्रांजिशन स्टेट काफी अनस्टेबल है, और उस अनस्टेबिलिटी की वजह से हम लोग का रिएक्शन नहीं हो पाता है, जो ऊपर वाले केस में प्रॉब्लम है। ऊपर वाले केस में हम लोगों का एक CH3, दूसरा CH3, तीसरा CH3 और बाकी इसके अलावा हेलोजन, और दूसरा हम लोग का एक न्यूक्लियोफाइल, जिसमें भी ट्रांजिशन स्टेट स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से बहुत ही अनस्टेबल है। तो ये सेकंड रीजन यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम, एक मिनट रुक जाओ। सर स्टेरिक क्राउडिंग और ट्रांजिशन स्टेट में स्टेरिक क्राउडिंग दोनों अलग अलग चीज है। क्या बोल रहे हैं? सर मतलब जैसे ऊपर में भी तो हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस ही लिखा है ना, तो वो हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस अलग चीज है और स्टेरिक क्राउडिंग अलग चीज है। हिंड्रेंस का मतलब क्या है? रुकावट, रुकावट। और क्राउडिंग का मतलब क्या है? भीड़ भाड़। भीड़ भाड़। तो भीड़ भाड़ होने से रिपल्शन होगा, रुकावट होने से कोई ग्रुप अप्रोच नहीं कर पाएगा, ठीक है। होगा यही कि स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ही हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है, बट हिंड्रेंस किसी एक्सटर्नल एलिमेंट के लिए होगा और रुकावट आपस के ग्रुप्स के लिए, मतलब ये क्राउडिंग में जो रिपल्शन है वो आपस के ग्रुप्स के लिए होगा, ठीक है। यस सर। मतलब है ग्रुप के साइज के वजह का ही इफेक्ट, बट एलिमेंट टर्म हम लोग अलग अलग यूज कर रहे हैं। जैसे बोला ना कि ट्रेन से मान लो सब लोग एक ही बार में उतरने लग गए, 3 लोग एक ही बार में गेट से उतरने लग गया, कोई नहीं उतर पा रहा, ठीक है, एक ये हो गया। और 2 लोग है जो गेट पे खड़ा हो गया तो सामने वाला कोई आ ही नहीं पा रहा। तो 2 अगर बड़ा लोग, मोटा लोग गेट पे खड़ा हो गया तो सामने से कोई आ नहीं पा रहा, इसका इफेक्ट सामने वाले एलिमेंट के ऊपर है, सामने वाले आदमी के ऊपर जो अंदर घुस नहीं पा रहा, ये हिंड्रेंस है। बट 3 लोग अटक गया आपस में कि हम निकलेंगे, कोई नहीं निकल पा रहा, तो ये क्राउडिंग है, ठीक है। तो ये दोनों रीजन ध्यान रखना, स्टेरिक हिंड्रेंस जिसकी वजह से हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल अप्रोच नहीं कर पाएगा, और दूसरा हम लोगों का स्टेरिक क्राउडिंग जिसकी वजह से ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होगा, जो कि मेजर रीजन हम लोग के नियोपेंटाइल हैलाइड में। ये बहुत ही मस्ट है याद रखना, ये कंपाउंड गलती से उसको SN2 कराती है तो -1 तो मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए इसको याद रखना बहुत ही मस्ट है। इन 5 के अलावा मेरे हिसाब से छठे में हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कार्बन चेन के साथ लिविंग ग्रुप, और वो लिविंग ग्रुप पुअर होने चाहिए। पुअर लिविंग ग्रुप का हम शायद बताए थे तुम लोगों को, फ्लोरीन हो सकता है, RO- वाला पार्ट हो सकता है, F-, RO-, OH-, NH2-, ये सब पुअर लिविंग ग्रुप है। इन सब केसेस में कभी भी हम लोग का रिएक्शन नहीं हो पाएगा, सब ग्रुप्स हट ही नहीं सकते, अगर नहीं हट सकते तो रिएक्शन भी नहीं हो पाता है। ये हम लोग SN2 रिएक्शन का बेसिक है, इससे ज्यादा SN2 रिएक्शन में जानने का कुछ नहीं होता, बस वही है कि हम लोग सवाल के थ्रू डिस्कशन करते हैं, जितना हम लोग सवाल सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें एक तो सवाल ये है
जो स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर ध्यान रखने का होता है। जैसे मान लो क्वेश्चन की अगर बात करें, 2-3 एग्जांपल्स बस हम सॉल्व कर रहे हैं तो ज्यादा बेटर है। सर इस ऐसा सवाल होता है। हाँ बोलो। सर ये वाला आप जो बोले ना, उसका जो मैकेनिज्म है कि वो एंटी बॉन्डिंग में वो अटैक करता है, फिर एंटी बॉन्डिंग से वो बॉन्डिंग बन जाता है, हाँ, ये चीज समझ नहीं आ रहा। जैसे उसको ऐसा मॉलिक्यूलर समझो ऑर्बिटल कि थ्योरी जैसे, में हाँ बोलो। सर एंटी बॉन्डिंग तो बहुत ऊपर हाई एनर्जी पे रहता है और फिर बॉन्डिंग वाला लो पे रहता है, तो बॉन्डिंग में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो हाई बॉन्ड मतलब एंटी बॉन्डिंग में आएगा तो मतलब दिक्कत होगा ना। तो उसमें ये भी तो एक फैक्टर है ना कि हम लोग का जो दूसरा ग्रुप है वो क्या करना चाह रहा है। दूसरा वाला पार्ट अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो पूरे सिस्टम को ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ ड्राइव करने की कोशिश करेगा। समझा? सर लेकिन एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर तो मतलब और घटते जाएगा ना। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो हम लोग तो बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आया, बट वो पूरा का पूरा सिस्टम, जैसे एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग क्या है, हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना कि अभी एक तरफ वेव चला गया, बॉन्डिंग हो गया, दूसरी तरफ छोटा वेव, उसको एंटी बॉन्डिंग बोल दिया। अगर मेरा पूरा इन्फ्लुएंस दूसरे साइड शिफ्ट होने लग गया तो बेसिकली जो यहाँ का अंदर का इलेक्ट्रॉन है वो सब दूसरे साइड जाना शुरू करेगा। तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ इन्वर्जन कर रहा है। मतलब जो एंटी बॉन्डिंग है वो अपने आप को बॉन्डिंग में कन्वर्ट करना है। जैसे वेव है तो वेव क्या होता है, तो प्लस माइनस दोनों साइड जा सकता है। उसको जिधर साइड ज्यादा इन्फ्लुएंस मिले, अगर उसको एक तरफ ज्यादा इन्फ्लुएंस मिलेगा तो उधर ही सारा इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस की वजह से भी तो अट्रैक्शन हो रहा है ना, सॉरी उस ग्रुप के न्यूक्लियस की वजह से भी तो अट्रैक्शन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन उस स्पेस को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाह रहा। बट अगर दूसरे साइड से उसको ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग जैसा कोई चीज नहीं होता है। एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग बेसिकली हम लोगों ने टर्म डाल दिया है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन या मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर रहना चाह रहा है। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग जैसा कोई चीज नहीं है, जो कि अपना एटॉमिक ऑर्बिटल है। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ऐसा तभी हो रहा है जब हम लोगों का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है और ऐसा तभी हो रहा है जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग का जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर इन्फ्लुएंस डाल सकता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसके साइड ही सारा का सारा बॉन्डिंग सिस्टम रहेगा। मतलब उस साइड ही सारा इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड रहेगा, उसी को हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। तो ऐसा मत समझने कि एंटी बॉन्डिंग जैसा कोई एक स्पेस है उसमें इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर रहा है, ऐसा नहीं होता। वो बोलने का एक तरीका है कि उसमें इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर रहा है। होता बस है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, आजू बाजू के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने में इन्फ्लुएंस कर रहा है, या बॉन्ड बनाने के लिए अपने तरफ खींचने में इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब जो कुछ भी फैक्टर है वो तो हम खैर हमको भी नहीं मालूम, तो हम कुछ कमेंट भी नहीं कर सकते इसके ऊपर ऐसा क्यों होता है, बट स्टिल समझने का ये तरीका है बेसिकली। सर लेकिन एनर्जी लेवल में तो डिफरेंस आ ही जाएगा ना। क्या? मतलब मतलब अगर एंटी बॉन्डिंग से बॉन्डिंग बन रहा है तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे तो एनर्जी का डिफरेंस आ जा रहा है। हाँ, तो तो डिफरेंस आ मतलब रहा ऐसा है, कैसे एनर्जी मतलब लोअर भी पॉसिबल तो, है। एनर्जी एनर्जी ओवरऑल लोअर हो रहा है ना। तो जब हम लोगों का कार्बन लीविंग ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहेगा उस टाइम पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी, और जब कार्बन न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बन गया उस टाइम पे जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी है, उसमें न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट लोअर बॉन्ड एनर्जी पे रहेगा। ये पूरा सिस्टम ही चेंज हो जा रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम उसमें इन्वर्ट हो रहा है। ऐसा नहीं बोल रहे कि वहां पे सिस्टम सेम रह गया, सिस्टम ही इन्वर्ट हो गया। तो हम लोग उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। सर मतलब हम मतलब भी बस हम भी ज्यादा कुछ एग्जैक्ट कमेंट नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि हम भी मतलब हमको भी नहीं मालूम क्या होता है। तो एग्जैक्टली हम भी कमेंट नहीं कर सकते बहुत ज्यादा। बट हाँ ये है कि एक्सप्लेन करने का तरीका ये होता है कि ऐसा होता है। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन का पूरा क्लाउड शिफ्ट हो रहा है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल या एटॉमिक ऑर्बिटल कुछ नहीं है, वो केवल इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। क्या पूरा इलेक्ट्रॉन का सिस्टम यहाँ पे रह रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का सिस्टम एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह चला गया, तो बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, हम लोग का जो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग है इसमें भी इंटर कन्वर्जन के चांसेस होते हैं कि बॉन्डिंग वाला पार्ट एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो सकता है। बस वही है कि डिपेंड करता है कि हम लोग का इन्फ्लुएंस किस डायरेक्शन का है, जिस डायरेक्शन का इन्फ्लुएंस उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। यस सर, मतलब बस सर देखने का नजरिया है कि मतलब बॉन्डिंग कौन सा ले रहे हैं, काइंड एंटी ऑफ बॉन्डिंग। काइंड ऑफ देखने का नजरिया उसमें, मतलब ये नहीं कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल जैसा कोई चीज एग्जिस्ट कर रहा है। अरे बॉन्डिंग ऑर्बिटल हम लोग कब बोलेंगे, जब बॉन्ड बनेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेरे पास एक बड़ा स्ट्रक्चर है, उसको हम थोड़े छोटे स्ट्रक्चर में डिवाइड किए, तो उसके हिसाब से हमें कंक्लूजन दिए कि शायद ऐसा होता होगा। तो हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे दिए।
फिर अब समझ में आया कि चलो अगर बॉन्ड बॉन्ड बना हुआ है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो जब हम लोग बॉन्ड्स को हटा दें तो एटम बनेगा, तो एटम में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तभी तो हम लोग जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट की बात करते हैं। तो उस केस में हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में लिखते हैं, क्योंकि उस केस में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा सब कुछ। तो हम लोग उस चीज को बैकवर्ड डायरेक्शन में डाल रहे हैं। तो हम लोग अपने हिसाब से एक मतलब बेसिकली कोई चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट बना दिया है, वैसा होता है कि नहीं होता हम लोगों को भी नहीं मालूम, बट हम लोगों ने उसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन करने के लिए ठीक इस तरीके से बात कर सकते हैं, ऐसा बना दिया। बट मॉलिक्यूल में एक एटम अपना बॉन्ड ब्रेक करके दूसरे के साथ अगर जाना चाह रहा है तो जाना चाह रहा है, इसको भी एक फिनोमिनन बोल सकते हैं क्या, इस तरीके से एटम बिहेवियर शो करता है कि नहीं? मतलब सिंपल सी चीज है, ऐसा बिहेवियर तो शो कर ही सकता यस है। सर। अब मान लो कि कोई लड़का है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, उसको दूसरी लड़की मिल गई, तो आदमी छोड़ के जाता है ना दूसरी तरफ, एक तरफ से बॉन्ड ब्रेक होता है दूसरी तरफ जाता है, नॉर्मल सी चीज है। चलो क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं। जैसे मान लो एक चीज तो ध्यान रखना, SN2 में न्यूक्लियोफाइल अच्छा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक मीडियम नहीं होना चाहिए। जब मीडियम खुद ही अगर न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता था तो SN1 होता था। नॉर्मली अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हुआ तो SN1 रिएक्शन होगा। अगर निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है जैसे NaSH हो गया, तो इससे हमको दिख रहा है कि SH माइनस मिलेगा, यहाँ से हम लोग आराम से SN2 रिएक्शन होगा। जब भी कभी निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होगा तो उस केस में हम लोग प्रेफरेबली SN2 कराएंगे, क्योंकि निगेटिव चार्ज है मतलब स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। अगर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है तो प्रेफरेबली SN2 करेगा। ऐसा कोई रूल नहीं कि SN2 ही करेगा, अगर 3 डिग्री कार्बन है तो SN2 नहीं कर पाएगा, बट स्टिल प्रेफरेबली SN2 होगा अगर निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर इसका 1 मोल ले लें तो बड़ा सिंपल सा केस है, आयोडीन क्लोरीन ब्रोमीन वाले पार्ट में हम लोग का क्लोरीन वाला पार्ट अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, ब्रोमीन वाला पार्ट थोड़ा बेटर लिविंग ग्रुप है, आयोडीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो जहां पे हम लोग का सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है वहीं पे रिएक्शन होगा। ऐसा प्रोडक्ट आराम से बना सकते हैं। मान लो अगर हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर एक सवाल डिस्कस करने की कोशिश करें, पीएच के साथ हम लोग का CH डाल देते हैं, यहाँ D डाल देते हैं और यहाँ पे क्लोरीन डाल देते हैं, और इसका रिएक्शन अगर हम लोग NaCN के साथ करा दें तो CN से CN माइनस मिलेगा हम लोगों को। अगर CN माइनस वाला पार्ट मिलेगा तो हम लोगों को वाल्डन इन्वर्जन कराना है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाना है। तो उसमें हम लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं पीएच के साथ H और D, क्लोरीन की जगह CN डाल दो और एक स्विच कर लो। मतलब सीधा यही कि जहां Cl है वहां CN डाल दिया और एक स्विच कर लिया, तो एक स्विच करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तुम्हारी मर्जी है कि तुमको क्या करना है। हम प्रेफरेबली ऐसा करते हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल पे ग्रुप है तो हम लोग हॉरिजॉन्टल पे स्विच कर लेते हैं, बट कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से काम करना है। तुम्हारे पास जो ऑप्शन दिया तुमको उससे मैचिंग करके देखना है। तो ये चीज तो हम लोग के लिए बहुत ऑब्वियस ही चीज है कि हम लोग जब SN2 करा रहे हैं तो हम लोग जिस कायरल सेंटर पे रिएक्शन होगा केवल उस पे कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेंगे, बाकी कहीं कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं कर रहे। ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं। SN1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो अपने आप ये चीज समझ में आ जाना चाहिए। बाकी इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन बहुत ही बेसिक चीज है, जैसे SN1 होता है वैसे SN2 होगा। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन आसानी से हो सकता है, उसको क्वेश्चन के थ्रू सीखे हम लोग तो ज्यादा बेटर है। इसके अलावा SN2 में बताने के लिए तो कुछ नहीं रहता, एक ये चीज हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तुम लोग अब एक चीज बताए थे कि SN2 वाले पार्ट में या SN1 वाले पार्ट में हम लोगों का आइडियली अगर बात करें तो उस केस में 100% रेसमाइजेशन होता है। बट अगर हम लोग रियल सिचुएशन की बात करें तो रियल सिचुएशन में इन्वर्जन प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिटेंशन प्रोडक्ट। मतलब 100% रेसमाइजेशन नहीं होता, इन्वर्जन प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा निकल के आता है एज कम्पेयर टू रिटेंशन। क्यों ऐसा होता है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है। ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब रिएक्शन होना शुरू हुआ RX के साथ, मान लो न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन होना शुरू हुआ SN1 के थ्रू, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इनिशियल स्टेज में कार्बोकेटायन बना भी नहीं है और न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कर दिया। एक और एक्सप्लेनेशन है जो हम तुम लोग को पढ़ने बोले थे बुक में, नहीं पढ़ा है तो उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि न्यूक्लियोफाइल SN2 के जैसा रिएक्शन कर ले, ऑलमोस्ट SN1 है बट कार्बोकेटायन बनते बनते तक में न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कर गया। तो इस केस में अगर SN2 होगा तो इन्वर्जन प्रोडक्ट रहेगा। 100% SN1 होता, 100% रेसमाइजेशन, मतलब 100% SN1 होता तो 100% रेसमाइजेशन होता, बट प्रेफरेबली SN2 के जैसा भी रिएक्शन हो रहा है, मतलब इन्वर्जन का अमाउंट रिलेटिवली ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू रिटेंशन, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं।
तो एक ये बेसिक लॉजिक हम लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं हायर रेट ऑफ, और ये स्टेटमेंट के ऊपर आज तक सवाल आया नहीं है, मतलब ऑल्दो ये सवाल पूछना थोड़ा गलत है, बट जेईई एडवांस में पूछा जा सकता है ये 100% रेस्टिमेशन वाला पार्ट। जैसे हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, कुछ लोग एब्सेंट थे तो हम कुछ बता नहीं रहे उसके बारे में, बट जैसा हम लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे ये सवाल पूछा जा सकता है। हायर रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, हायर परसेंटेज रेस्माइजेशन, या उल्टा भी बोल सकते हैं वैसे वर्सा। जितना रेस्माइजेशन हुआ है उतना ज्यादा रेट ऑफ SN1 रहेगा। जितना ज्यादा रेट ऑफ SN1 है, मतलब जितना फेवरेबल फैक्टर्स है SN1 रिएक्शन के लिए, उतना ज्यादा हम लोग का रेस्माइजेशन होता चला जाएगा। जितना फेवरेबल सिचुएशन है SN1 के लिए, उतना ज्यादा हम लोग का रेस्माइजेशन होगा। जितना अनफेवरेबल सिचुएशन है, उतना ज्यादा हम लोग का इन्वर्जन का अमाउंट ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू रिटेंशन। इस एक छोटे से पॉइंट को ध्यान रखने का है, और ये हमारा SN1 SN2 कंप्लीट हो जाता है जो हम लोग कंसिडर करते हैं। एक्चुअल में सवाल बहुत ज्यादा डिस्कशन करने के लायक नहीं है। हम लोग सजेशन देंगे कि जो तुम्हारे नोट्स कॉपी में जितने भी सवाल SN2 के, प्रोडक्ट वाले पार्ट को छुपा लो, सारे क्वेश्चन ट्राई करके देखो, ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाए SN2 का। मजा डिस्कशन का तब आएगा जब हम लोग SN1 SN2 E1 E2 चारों खत्म कर ले। जब चारों खत्म हो जाएगा तब कॉमन क्वेश्चन आएगा, तब तुम्हारा दिमाग खराब होगा कि सर इसमें SN1 कराए कि SN2 कराए कि E1 कराए कि E2 कराए। तब उस केस में हम लोग आराम से डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे पॉइंट का डिस्कशन, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करना प्रेफर करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। ऑल्दो हम सोचे थे कि आज पढ़ा दे, लेकिन चलो ठीक है, लोग भी कम है तो हम आराम से उसको डिस्कशन करना चाहेंगे नेक्स्ट क्लास सर में। वो लास्ट पॉइंट था वो समझ नहीं आया कौन सा पॉइंट? कि SN2 मतलब जैसे अगर न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक कर देगा तो SN2 हो जाएगा। SN2 तो के क्या जैसा होगा, ऑलमोस्ट SN2 के जैसा, मतलब इन्वर्जन बनेगा। सर वो बुक में दिया हुआ था ना कि जैसे वहां पे 4 कैटेगरी दिया हुआ था, अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल, इंटीमेट आयन पेयर, और 2 था सॉल्वेंट वाला था, और एक सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर, ये सर और एक डिसोसिएटेड आयन। ये सर। तो उसमें अनडिसोसिएटेड वाला से SN2 मतलब क्यों होना चाहिए, क्योंकि वहां पे मीडियम तो हमेशा वही रह रहा है ना। तो मीडियम तो रह SN रहा है, बट अगर अनडिसोसिएटेड है तो प्रॉब्लम ये होगा ना कि लिविंग ग्रुप तो अभी हटा ही नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल के पास क्या ऑप्शन है? तो SN2 के जैसा रिएक्शन करने का ही ऑप्शन बचा है उसके पास, रिएक्शन उस स्टेज में भी होगा, बट न्यूक्लियोफाइल के पास कोई ऑप्शन नहीं है बैक साइड अटैक के अलावा, क्योंकि एक तरफ तो न्यूक्लियोफाइल है, एक तरफ तो लिविंग ग्रुप है। तो भले हम उसको SN1 में कंसिडर कर रहे हैं, बट उस इनिशियल स्टेज में अनडिसोसिएटेड आयन में रिएक्शन हो रहा है SN2 टाइप से। हम लोग जनरली ये बोल रहे हैं कि अगर अल्काइल लाइट का रिएक्शन वाटर के साथ कराए तो होना चाहिए SN1, ठीक है, बट इनिशियल स्टेज में तो हम लोग कुछ बात ही नहीं कर रहा है। तुम ऐसा समझ लो कि अल्काइल लाइट उसमें पानी डाल दिया, तो जिस टाइम पे पानी डाले उस टाइम पे तुरंत थोड़ा ना एकदम डिसोसिएशन हो गया। उस टाइम पे हम लोग एक्सपेक्ट किया है पहले से थियोरेटिकली क्या, कि हाँ भाई जैसे ही पानी डालेंगे तो SN1 के जैसा रिएक्शन होगा, बट SN1 हुआ ही नहीं, शुरू में SN2 टाइप से रिएक्शन हो गया, तो इन्वर्जन प्रोडक्ट बन गया। फिर अगला स्टेज आया जहां पे हम लोग इंटीमेट आयन पेयर में गए, उसमें भी प्रॉब्लम यही है कि एक तरफ न्यूक्लियोफाइल अभी भी प्रेजेंट है, तो अब सॉरी एक तरफ लिविंग ग्रुप अभी भी प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियोफाइल उस साइड से नहीं आ पा रहा, न्यूक्लियोफाइल के लिविंग ग्रुप वाले पार्ट के अपोजिट साइड से ही अप्रोच करना चाह रहा है, तो अभी भी इन्वर्जन का अमाउंट ज्यादा है। फिर सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन हुआ, सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन में भी न्यूक्लियोफाइल का थोड़ा बहुत जो है प्रॉब्लम लिविंग ग्रुप के साथ होगा, क्योंकि सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन है अगर, तभी भी लिविंग ग्रुप है अभी आजू बाजू के सराउंडिंग में है, तो इसका मतलब अभी भी न्यूक्लियोफाइल उस तरफ से आने के लिए थोड़ा कम रिस्पॉन्स शो करेगा एज कम्पेयर टू अपोजिट साइड से आने का। अभी भी इन्वर्जन ज्यादा है, सब कुछ सेपरेट हो गया, मतलब बिल्कुल डिसोसिएटेड आयन। अब न्यूक्लियोफाइल फ्री है, उसको जिधर से आना आ सकता है, उस पार्टिकुलर लास्ट स्टेज में एग्जैक्टली 50-50% चांसेस है दोनों साइड से अप्रोच करने का, तो आराम से वहां पे 100% रेस्माइजेशन होगा। तो 100% रेस्माइजेशन केवल लास्ट स्टेज में होता है, उससे पहले वाले में इन्वर्जन स्लाइटली हायर, उससे आगे वाले में इन्वर्जन मोर हायर, और पहले वाले में तो इन्वर्जन ही बनेगा। ठीक है सर सॉल्वेंट सेपरेटेड और डिसोसिएटेड में बस डिस्टेंस का वो डिफरेंस है। काइंड ऑफ बोल सकते नहीं, डिस्टेंस का नहीं है, मतलब सॉल्वेंट सेपरेटेड में क्या है कि सॉल्वेंट आ गया है बीच में, बट फिर भी न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप अभी भी विसिनिटी में प्रेजेंट है, डिस्टेंस का फर्क है। बट एक होया कि कोलरॉस लॉ याद करो, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गया,
सॉल्वेंट सेपरेटेड में अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन सॉल्वेंट उसको सेपरेट कर चुका है, सफिशिएंटली सेपरेट कर चुका है, बट इंडिपेंडेंट नहीं है दोनों। यस सर। और कोई डाउट तो बताओ किसी को। अगर डाउट नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली अगले वीक का हम शेड्यूल बताते हैं तुम लोगों को। पहला, दूसरा, तीसरा दिन तुम लोग का फिजिक्स और मैथ्स का क्लास होगा। फिजिक्स और मैथ्स मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो जाएगा 2-3 दिन में, जैसा हमको पता चला है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे, तो हम अपने हिसाब से तुम लोगों का क्लास का अनाउंसमेंट कर दिया करेंगे। थोड़ा एक्टिव रहना ग्रुप में, ये क्लास का अगर मैसेज आया है ग्रुप में तो हम लोग उस टाइम पे अवेलेबल रहे, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी कुछ न्यूज पता चलेगा तुम लोगों को, हमारी लाइफ में कुछ कुछ अच्छा हो रहा है। शादी मत समझना, शादी नहीं हो रहा है, ठीक है। उसको अच्छा में कंसिडर, तो मतलब तुम लोग बोलेगा कि अच्छा अच्छा ही तो है सर, लेकिन जिसकी शादी हो रही होती है उसको, मेरे हिसाब से वो उसको अच्छे में नहीं कंसिडर करता है। बट मतलब